हाँ जी, इधर देखना बच्चों, एक सेक्शन हम लोग कल पढ़ रहे थे 141 का सबसेक्शन 3 का क्लॉज ई। पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? अब बेटा ये सेक्शन क्या बोलता है? ये सेक्शन बेटा ये बोलता है कि अगर इंडिविजुअल का, या तो इंडिविजुअल का या फिर सीए फर्म का, या तो इंडिविजुअल का या बेटा सीए फर्म का, अगर क्या है इंडिविजुअल का या सीए फर्म का बिजनेस रिलेशन है। क्या है बेटा? बिजनेस रिलेशन है। अगर इंडिविजुअल का या सीए फर्म का बिजनेस रिलेशन है, किसके साथ बिजनेस रिलेशन है? बोले बिजनेस रिलेशन है कंपनी के साथ, या कंपनी की होल्डिंग कंपनी के साथ, या कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी के साथ, या कंपनी की सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग कंपनी के साथ, या कंपनी की एसोसिएट कंपनी के पास, या फिर सब्सिडरी कंपनी ऑफ एसोसिएट कंपनी के साथ। इनमें से किसी के भी साथ अगर आपका बिजनेस रिलेशन है तो मैंने आपको पढ़ाया था कि आप ऑडिटर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, बोलिए क्लियर था? अच्छा, अब बिजनेस रिलेशन, अब बिजनेस रिलेशन क्या होता है? तो मैंने बताया था बिजनेस रिलेशन कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन होता है जो प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से किया जाता है। बिजनेस रिलेशन कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन होता है जो प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया दो चीजों को बिजनेस रिलेशन नहीं मानेंगे। एक तो अगर कंपनी ने कोई ट्रांजैक्शन अपनी ऑर्डिनरी कोर्स में किया है और प्लस कंपनी ने वो ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस पे किया है तो हम उससे बिजनेस रिलेशन नहीं मानेंगे। और दूसरा, अगर ऑडिटर कंपनी को प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है और वो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है जो उसे देना अलाउड है एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 1949 और एज पर कंपनीज एक्ट 2013, तो हम ये मान के चलेंगे कि प्रोफेशनल सर्विस बिजनेस रिलेशन नहीं है और आप ऑडिटर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड माने नहीं जाएंगे। यहां तक मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ा दिया था, याद आ गया ये पूरा पॉइंट? अब डिस्क्वालिफिकेशन के नाम पर डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट ए बी सी डी और ई हम पढ़ चुके हैं। आज जो भी रिमेनिंग डिस्क्वालिफिकेशन है वो हम पढ़कर फिनिश करेंगे। ठीक है, आइए ठीक है, इधर देखेंगे बच्चों, कल की क्लास में हमने ये ई पॉइंट तक पढ़ा था और मैंने आपको रीड भी करा दिया था। क्लियर है? ठीक है, अब बच्चों इधर देखना ध्यान से। अब ये वाली डिस्क्वालिफिकेशन क्या है उसको समझने की जरूरत है। ये वाली डिस्क्वालिफिकेशन क्या है उसको समझने की जरूरत है। सर लॉ ये बोल रहा है, लॉ ये बोल रहा है, मान लो कंपनी का कोई डायरेक्टर है, कंपनी का कोई क्या है? डायरेक्टर है। कंपनी का कोई डायरेक्टर है, एक कंपनी है मान लो राम लिमिटेड। क्या? राम लिमिटेड। राम लिमिटेड का कोई डायरेक्टर है या राम लिमिटेड का कोई की मैनेजीरियल, राम लिमिटेड का कोई की मैनेजीरियल पर्सनल है, की मैनेजीरियल पर्सनल, मोर पॉपुलरली नोन एज केएमपी। अब आप ये सोच रहे होंगे केएमपी क्या होता है? मत सोचो, मैं डिफाइन करा दूंगा अभी। ठीक है, सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डिफाइन करा दूंगा। अभी पॉइंट क्या है ये समझ लो, या चलो सुन लो साथ के साथ की मैनेजीरियल पर्सनल कौन होते हैं। बेटा की मैनेजीरियल पर्सनल में कंपनी का सीईओ आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी का सीएफओ आता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। कंपनी में अगर कोई सीएस अपॉइंटेड है, कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड है, तो कंपनी सेक्रेटरी आता है अगर कंपनी में अपॉइंटेड है। हर कंपनी में सीएस नहीं अपॉइंटेड होता है, अगर सीएस अपॉइंटेड है तो वो कंपनी सेक्रेटरी। और कौन आएगा? कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, एक कंपनी का मैनेजर, एक कंपनी का मैनेजर, एक कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर। कौन बेटा? होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, ये लोग की मैनेजीरियल पर्सनल है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब सुनना मेरी बात ध्यान से।
आज लॉ ये बोला कि अगर कंपनी का कोई की मैनेजरियल पर्सनल है या कंपनी का कोई डायरेक्टर है, और मान लो अब इधर एक बंदा है राम, इधर एक बंदा है राम, ये या तो कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव है या ये कंपनी के की मैनेजरियल पर्सनल का रिलेटिव है। तो इस केस में जो ये राम है, इस केस में जो राम है, राम मतलब बड़ा ही सेम सा नाम हो गया, राम मतलब नाम कोई दूसरा ले लेते हैं, लक्ष्मण ले लेते हैं। इस केस में मान लो ये लक्ष्मण करके एक बंदा है, और मैं कह रहा हूं ये जो लक्ष्मण है ये रिलेटिव है डायरेक्टर का या रिलेटिव है केएमपी का। तब ये जो लक्ष्मण है ये डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा राम लिमिटेड की ऑडिट करने के लिए। रूल ये है, जो लोग कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं और जो लोग कंपनी के केएमपी होते हैं, इन लोगों का अगर कोई रिलेटिव होता है तो उस रिलेटिव को कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड माना जाता है। और देखो कंफ्यूजन मत रखना, एक कंफ्यूजन होना नॉर्मल बात है, आम बात है। होता क्या है, अभी आपने डी नंबर का पॉइंट पढ़ा, आपने ई नंबर का पॉइंट पढ़ा, डी के अंदर भी आपने 3-3 पॉइंट पढ़े थे, 1, 2 और 3। अब इन सभी पॉइंट्स में हर जगह होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ये सब लिखा आ रहा था नहीं आ रहा था? इस पॉइंट में ये सब नहीं लिखा हुआ है बेटा। अगर कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव है तो डिस्क्वालिफाइड है, कंपनी के की मैनेजरियल पर्सनल का रिलेटिव है तो डिस्क्वालिफाइड है। आज मान लो कोई बंदा रिलेटिव है होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर का, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ ले डिस्क्वालिफाइड है क्या, तो आप बोलोगे नहीं है। कंपनी के खुद के डायरेक्टर का या कंपनी के खुद के केएमपी का अगर कोई रिलेटिव है, कंपनी के खुद के डायरेक्टर का या कंपनी के खुद के केएमपी का अगर कोई रिलेटिव है, तो सिर्फ वो ही डिस्क्वालिफाइड है। इस पॉइंट में कहीं पे भी होल्डिंग, सब्सिडरी या एसोसिएट लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, एक आप याद रखिए, की मैनेजरियल पर्सनल कौन होता है? सर की माने इंपॉर्टेंट, पर्सनल माने बेसिकली एम्प्लॉइज, मैनेजरियल मतलब जो मैनेजमेंट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज या वो इंपॉर्टेंट बंदे जो कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज या वो इंपॉर्टेंट बंदे जो कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं। उसमें कंपनी का सीईओ आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ आता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएस आता है, कंपनी सेक्रेटरी, एमडी आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर आता है, होल टाइम डायरेक्टर्स आते हैं। कंपनी में 2 तरीके के डायरेक्टर होते हैं, होल टाइम और पार्ट टाइम। होल टाइम डायरेक्टर डेली ऑफिस आते हैं, कंपनी की डे टू डे वर्किंग में पार्ट लेते हैं। पार्ट टाइम डायरेक्टर डेली ऑफिस नहीं आते और ना कंपनी की डे टू डे वर्किंग में पार्ट लेते हैं, वो कभी कभी ऑफिस आते हैं जब उनकी जरूरत होती है, सिर्फ तब। अब होल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर इंटरमीडिएट लेवल पे हम लोग नहीं सीखते हैं, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर भी मैं एक बेसिक टर्म्स में आपको बता रहा हूं, होल टाइम डायरेक्टर ऐसा डायरेक्टर है जो डेली ऑफिस आता है और कंपनी की डे टू डे वर्किंग में पार्टिसिपेट करता है। बोलिए आया समझ में? बोलिए आया? तो भैया लॉ बोला, अगर आप कंपनी में क्या हो, की मैनेजरियल पर्सनल हो या कंपनी में डायरेक्टर हो और आपका कोई रिलेटिव अगर है, तो वो रिलेटिव डिस्क्वालिफाइड मान लिया जाएगा टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ कंपनी। क्लियर हुआ बेटा? चलिए, तो अब अगर हम एफ पॉइंट पे आए कि एफ पॉइंट में क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, तो क्या लिखा हुआ है एफ पॉइंट में? एफ पॉइंट में लिखा हुआ है अ पर्सन हुज रिलेटिव, एक ऐसा पर्सन जिसका रिलेटिव। मेरे एग्जांपल में ऐसा पर्सन कौन था? लक्ष्मण। लक्ष्मण का रिलेटिव अगर डायरेक्टर या केएमपी है कंपनी का, तो लक्ष्मण ऑडिटर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। तो लॉ क्या बोला? अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर, या सेम बात आगे लिखी हुई, इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी एज डायरेक्टर और केएमपी। केएमपी का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने? केएमपी का फुल फॉर्म बताया मैंने मैनेजरियल पर्सनल। बताइए यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? कोई क्वेरी? कोई क्वेरी? चलिए, अच्छा बेटा, अब ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पूरा पॉइंट है, ठीक है, इसके लिए आप रेफर नोट्स कर लो, ये हम कॉपी में लिखेंगे।
अगर मैं ये आपको यहां से समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, अगर ये पॉइंट मैं आपको यहां से समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। सर अब लॉ क्या बोलता है, सुनना ध्यान से। लॉ ये बोलता है कि एक इंडिविजुअल सीए मैक्सिमम 20 कंपनी ऑडिट ही कर सकता है। एक सीलिंग लिमिट ये सेक्शन देता है, क्या देता है, सीलिंग लिमिट। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं CEILING, सीलिंग लिमिट। सीलिंग लिमिट का मतलब होता है बेटा मैक्सिमम लिमिट। सीलिंग लिमिट का क्या मतलब होता है बेटा, मैक्सिमम लिमिट होता है। तो अब यहां पे लिखा हुआ है कि सीलिंग लिमिट इंडिविजुअल सीए के लिए 20 कंपनी ऑडिट है। एक इंडिविजुअल सीए एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 20 कंपनी ऑडिट्स कर सकता है। और लॉ बोला अगर सीए फर्म है तो सीए फर्म के अंदर सीलिंग लिमिट होगी 20 ऑडिट्स की ईच पार्टनर के लिए। ईच पार्टनर के लिए 20 ऑडिट्स की लिमिट होगी। इसका क्या मतलब है कि अगर एक सीए फर्म में 4 पार्टनर है तो पर पार्टनर 20 की लिमिट हो गई, तो 20 इंटू 4 80 ऑडिट्स। तो वो सीए फर्म पूरे साल में 80 ऑडिट्स कंडक्ट करने के लिए क्वालिफाइड रहेगी। और अब लॉ ये बोलता है डिस्क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर मेरे पास 20 से ज्यादा ऑडिट हो रही होंगी तो मुझे ऑडिटर बनने के लिए क्या माना जाएगा, डिस्क्वालिफाइड। मान लो मैं ऑलरेडी इस साल 20 ऑडिट्स ले चुका हूं, अब मेरे पास गौरव आया कि भैया मेरी कंपनी की ऑडिट कर दो। तो अगर मैंने गौरव की ऑडिट ले ली तो मेरे पास मोर देन 20 कंपनी ऑडिट्स हो जाएंगी और मैं गौरव की ऑडिट करने के लिए क्या हो जाऊंगा, डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा। तो लॉ बोला एक सीए मैक्सिमम 20 कंपनी ऑडिट एक साल में कर सकता है, और अगर सीए फर्म है तो सीए फर्म का हर पार्टनर मैक्सिमम 20 कंपनी ऑडिट एक साल में कर सकता है। क्लियर है? अब इसमें आगे समझ लो। सर आप जॉब और प्रैक्टिस साथ में नहीं कर सकते। तो आज अगर मान लो मैं कहीं पर जॉब भी कर रहा हूं, मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूं, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हूं एल्सवेयर। एल्सवेयर यानी कहीं पे फुल टाइम जॉब कर रहा हूं। तो अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो इन्होंने बोला आप कंपनी की ऑडिट करने के लिए डिस्क्वालिफाइड माने जाओगे, क्योंकि अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो आप सीएन प्रैक्टिस नहीं हो सकते हो, और जब आप सीएन प्रैक्टिस नहीं हो सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप कंपनी की ऑडिट करने के लिए क्या रहोगे, डिस्क्वालिफाइड रहोगे। समझ में आया? तो इस सेक्शन में देखो दो अलग बातें हैं। ये जो जी पॉइंट है इसमें दो अलग बातें। पहली बात तो क्या है, एक सीए मैक्सिमम साल में 20 कंपनी ऑडिट करेगा, और अगर सीए फर्म है तो सीए फर्म का हर पार्टनर एक साल में मैक्सिमम 20 कंपनी ऑडिट करेगा। और जो बंदा कहीं पे भी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कर रहा है वो कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। बताइए ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? अरे बोलिए भाई, सबको क्लियर है? अब इसमें एक चीज सिखाता हूं, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रिक कर सकता है, ये क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रिक कर सकता है। इधर देखना, सपोज करो क्वेश्चन बोलेगा एक फर्म है, सीए फर्म है जिसमें 4 पार्टनर है, चारों सी हैं। एक सीए फर्म है उसमें 4 पार्टनर है, चारों सी हैं। और क्वेश्चन बोलेगा कि एक जो पार्टनर है ए वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट भी करता है। एक जो पार्टनर है ए वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट भी करता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा बताओ इस सीए फर्म की मैक्सिमम ऑडिट की लिमिट क्या है? तो बताओ क्या बोलोगे सीए फर्म की मैक्सिमम ऑडिट की लिमिट? तो बेटा ध्यान रखना, इस एग्जांपल में मैक्सिमम ऑडिट की लिमिट विल बी 60, बिकॉज ए ऑडिट करने के लिए डिस्क्वालिफाइड है। अब की बार ये मत बोलना कि हर पार्टनर को 20 ऑडिट मिल रही है, इस फर्म में 4 पार्टनर है तो 4 इंटू 20 80 ऑडिट हो गई। सर ये तो ऑडिट करने के लिए डिस्क्वालिफाइड ही हो गया। तो जो बंदा डिस्क्वालिफाइड है उसको तो लिमिट मिलेगी नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है लिमिट से बी, सी और डी को मिलेगी, और इस फर्म की मैक्सिमम लिमिट विल बी 60 ऑडिट्स। क्लियर है? ये मैं एग्जांपल बनवा के लिखा दूंगा, बस मैंने एक सिचुएशन समझाइए। क्लियर हुआ? ये ट्रिक करता है बच्चों को पेपर में, तो आपको ट्रिक नहीं होना है। समझ में आया क्या? पहले इतना लिखो फिर और भी लिखूंगा। कॉपी निकालो, लॉ की कॉपी बनानी है, मैंने पहले ही बोल दिया था फर्स्ट क्लास में। अगर आपने नहीं बनाई है वो आपका फॉल्ट है। कॉपी के अंदर मैंने रेफर नोट्स पे यहां पे लिखाई दिया है। कॉपी के अंदर एक हेडिंग बनाएंगे सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी। और इसकी हेडिंग बनाएंगे सीलिंग लिमिट्स ऑन ऑडिट। सीलिंग लिमिट ऑन ऑडिट्स, सीलिंग लिमिट ऑन ऑडिट्स।
सीलिंग लिमिट ऑन ऑडिट्स अंडरलाइन करेंगे बेटा, अंडरलाइन करके फर्स्ट इंप्लाइड लगाएंगे। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीए, in case of individual CA, comma, ceiling limit is 20 company audits. Ceiling limit is 20 company audits. Ceiling limit is 20 company audits. Ceiling limit का क्या मतलब होता है, मैंने बोर्ड पर लिख कर दिया ऑलरेडी, मैक्सिमम लिमिट। नेक्स्ट इंप्लाइड लगाएंगे। In case of CA firm, ceiling limit will be 20 company audits. Ceiling limit will be 20 company audits. Ceiling limit will be 20 company audits. Ceiling limit will be 20 company audits per partner of the firm. Ceiling limit will be 20 company audits per partner of the firm, who is a CA in practice. Per partner of the firm who is a CA in practice. Per partner of the firm who is a CA in practice. Next slide लगाएंगे। Any person who is in full-time employment elsewhere, any person who is in full-time employment elsewhere, any person who is in full-time employment elsewhere, will also be disqualified to be appointed as company auditor. Will also be disqualified to be appointed as company auditor. Will also be disqualified to be appointed as company auditor. Will also be disqualified to be appointed as company auditor. यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? अब सर एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ये और सुनना। सर गवर्नमेंट ने अलग से एक नोटिफिकेशन इशू किया। बहुत पुराना नोटिफिकेशन है, बहुत पुराना नोटिफिकेशन है, 5 जून 2015 को आया था। इस नोटिफिकेशन का नंबर आपको याद नहीं रखना, मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन नंबर है 464 और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ये नोटिफिकेशन ऑनलाइन आया होगा, ठीक है। अब कई बार आप ध्यान देना, नोटिफिकेशंस में जीएसआर लिखा होता है। जीएसआर का एक छोटा सा फुल फॉर्म होता है, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, मैक्सिमम लोग बताएंगे नहीं, आधों को तो खुद को भी नहीं पता होता। सर ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये नहीं बैठ के रट रहे हो। जनरल स्टैट्यूटरी रूल्स, जनरल लीगल रूल्स, स्टैट्यूटरी माने लीगल, जनरल लीगल रूल्स। नोटिफिकेशन के द्वारा गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स बनाती है, उन रूल्स को जीएसआर बोला जाता है, जनरल स्टैट्यूटरी रूल्स। तो नोटिफिकेशन नंबर जीएसआर 464 आया। अब ये तो मैंने आपको नोटिफिकेशन नंबर समझा दिया। अब नोटिफिकेशन बोलता क्या ये समझो। नोटिफिकेशन बोला 4 कंपनीज, कौन कौन सी? बोले 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी अपने फाउंडेशन में पड़ी होगी सेक्शन 2 के क्लॉज 62 में। डोरमेंट कंपनी 2, डोरमेंट कंपनी भी आपने फाउंडेशन में पड़ी होगी सेक्शन 455 में। स्मॉल कंपनी 3, सेक्शन 2 के क्लॉज 85 में। और कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम हो, कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन ₹100 करोड़। अब आपको ध्यान रखना है, इन 4 कंपनीज के ऊपर ये 20 की लिमिट अप्लाई नहीं होती। 20 की लिमिट अप्लाई नहीं होती मतलब जब हम 20 की लिमिट काउंट करेंगे
तो उसमें 1% कंपनीज को, स्मॉल कंपनीज को, डोरमेंट कंपनीज को और प्राइवेट कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन ₹100 करोड़ को काउंट नहीं करेंगे। मतलब आज मैं सीए हूं तो एज अ सीए मैं इन कंपनी की ऑडिट विदाउट एनी लिमिट ले सकता हूं। आप 2000 ओपीसी की ऑडिट ले लो, 4000 डोरमेंट कंपनी की ऑडिट ले लो, 20 करोड़ स्मॉल कंपनी की ऑडिट ले लो और 250 करोड़ प्राइवेट कंपनी की ऑडिट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ बोले करो, तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए, करो। बोले हमें दिक्कत नहीं है। बोले 20 की लिमिट में 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन ₹100 करोड़ काउंट नहीं होगी। इसका मतलब है इन कंपनी की ऑडिट्स बिना किसी लिमिट के एक्सेप्ट करी जा सकती है। बोलिए आया कि नहीं आया? समझ में आया? लिखेंगे कॉपी में। इन डिटरमाइनिंग लिमिट ऑफ 20 कंपनी ऑडिट्स, कॉपी में नेक्स्ट अंडर लगा के लिखेंगे, इन डिटरमाइनिंग लिमिट ऑफ 20 कंपनी ऑडिट्स, इन डिटरमाइनिंग लिमिट ऑफ 20 कंपनी ऑडिट्स, इन डिटरमाइनिंग लिमिट ऑफ 20 company audits, comma, audit of following companies will be excluded. Audit of following companies will be excluded. EX will be excluded. EXCLUDED. Audit of following companies will be excluded. किस किस की ऑडिट एक्सक्लूड होगी? कहां से करना है बेटा बताओ? मैं पूरी लाइन ही लिमिट रिपीट कर दे रहा हूं। इन डिटरमाइनिंग लिमिट ऑफ 20 कंपनी ऑडिट्स, इन डिटरमाइनिंग लिमिट ऑफ 20 कंपनी ऑडिट्स, कॉमा, ऑडिट ऑफ फॉलोइंग कंपनीज, ऑडिट ऑफ फॉलोइंग कंपनीज विल बी एक्सक्लूडेड। ऑडिट ऑफ फॉलोइंग कंपनीज विल बी एक्सक्लूडेड। डैश लगा के लिखेंगे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। 4 नाम मैंने बोर्ड पर हाईलाइट किए हुए हैं, फटाफट लिख लीजिए। 4 पॉइंट मैंने बोर्ड पर हाईलाइट किए हुए हैं, फटाफट लिख लीजिए। ए पॉइंट हो जाएगा 1% कंपनी, बी पॉइंट गवर्नमेंट कंपनी, सी पॉइंट स्मॉल कंपनी और डी पॉइंट प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन ₹100 करोड़। जल्दी से लिख लीजिए, कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। हो गया बेटा? लिखो जल्दी से। सर आपने टॉपिक का हेडिंग क्या बताया था? बेटा किसी और से पूछ लेना। हाँ जी, डन हो गया? सबने लिखा? वेरी गुड। अब बच्चों एक एग्जांपल लिखा रहा हूं, जो मैंने ये वाला आपको समझाया था। मैं एग्जांपल ऐसे लिखाऊंगा, एक सीए फर्म है, उसमें 4 पार्टनर एबीसीडी, उसमें से ए पार्टनर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है तो उसको डिस्क्वालिफाइड मानेंगे और उसको 20 की लिमिट नहीं देंगे। तो फर्म को 3 पार्टनर बीसीडी पे लिमिट मिलेगी, यानी फर्म की टोटल लिमिट होगी 60 ऑडिट्स। क्लियर है? समझ गए? चलो अब ये एग्जांपल मैं ऐसे थ्योरी में नहीं लिखाऊंगा, एक छोटा सा डायग्राम बना के लिख रहा हूं, आप भी लिख लो। नीचे एक एग्जांपल बनाओ। एग्जांपल में लिखो सीए फर्म है, सीए फर्म का नाम लिख लो। क्या नाम लिखे सीए फर्म का? सीए फर्म का नाम लिख लो राम एंड एसोसिएट्स। एक सीए फर्म है राम एंड एसोसिएट्स। इस सीए फर्म में कौन कौन पार्टनर्स हैं? मान लो सीए फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, सीए ए, सीए बी, सीए सी और सीए डी। इसमें मैं बोलता हूं कि सीए ए फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में भी है, सीए ए फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में भी है। तो इस सीए फर्म की टोटल लिमिट होगी 20 ऑडिट्स इंटू 3 पार्टनर्स। ए को लिमिट नहीं मिलेगी क्योंकि ए हो चुका है डिस्क्वालिफाइड, तो टोटल लिमिट हो गई 60 ऑडिट्स। आई होप आपको अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बोलिए क्लियर है? चलिए
नोट डाउन कर लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। डन है बच्चों? पक्का? आगे प्रोसीड कर जाऊं? हाँ लिख लो बेटा। नीलाव, आज तुम ऑनलाइन कैसे पढ़ रहे हो? तो कोई काम था पिछले बिक्री। अच्छा चलो ठीक है, मेरे को लगा तू आज आया ही नहीं, अभी देखा मैंने ऑनलाइन में बैठे। चलो सबका हो गया बच्चों? आप कर लिया नोट डाउन? ठीक है, तो ये अपन ने जी वाला डिस्क्वालिफिकेशन समझ लिया। अब चाहो तो यहां से एक बार रीड कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रीड करने में क्या जाता है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। देख लो कौन डिस्क्वालिफाइड है? पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, और या फिर अ पर्सन और पार्टनर ऑफ अ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज द ऑडिटर if such person or partner is at the date of such appointment or reappointment holding appointment as auditor of more than 20 companies। अब डिस्क्वालिफाइड तब होंगे जब आपके पास नंबर ऑफ ऑडिट 20 से ऊपर जा रही है। जब तक 20 तक है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या? चलिए, अब इतनी टेक्निकल लैंग्वेज को मैंने बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली 4 पार्ट में डिवाइड करके लिखा दिया है। डन है? आगे चलते हैं। अब एक लास्ट डिस्क्वालिफिकेशन है एच पॉइंट और आई पॉइंट। दिख गई क्या बेटा? एच पॉइंट बड़ा आसान है सर। मान लो ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट गौरव। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट गौरव। शक्ल देखो इसकी, शक्ल देखो इसकी। ये शक्ल से ही धूर्त है, मक्कार है, निकम्मा है, चालबाज है, घटिया है, खराब है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक बार इसको फ्रॉड करता हुआ पकड़ा गया। सीए गौरव फ्रॉड करता हुआ पकड़ा गया। पुलिस ने उसको दर दबोचा, जज के सामने खड़ा कर दिया। जज ने इसको दोषी करार दे दिया। कन्विक्टेड ऑफ फ्रॉड हो गया। ये कन्विक्टेड माना दोषी पाया जाना। इसको दोषी पाया गया कि इसने क्या किया है, फ्रॉड। तो लॉ बोला अगर जिस दिन तेरे को कन्विक्ट किया जाएगा फ्रॉड का दोषी, मतलब जिस दिन तुझे कोर्ट डिक्लेयर करेगी कि हाँ तू दोषी है, हाँ तू खूनी है, जिस दिन कोर्ट तेरे को डिक्लेयर करेगी कि तू दोषी है, उससे अगले 10 साल तक तो डिस्क्वालिफाइड हो गया किसी भी कंपनी की ऑडिट करने के लिए। कौन कराएगा तेरे जैसे धूर्त मक्कार और घटिया आदमी से ऑडिट? तू खुद सोच, अपने गिरिबान में झांक। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, लॉ बोल रहा है। लॉ बोला अगर कोई भी पर्सन दोषी पाया जाता है फ्रॉड करने का, तो जिस दिन वो दोषी पाया गया फ्रॉड करने का, उससे अगले 10 सालों तक किसी भी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। लॉ बोला डिस्क्वालिफाइड रहेगा जब तक 10 साल पूरे नहीं हो रहे। 10 साल होने के बाद वापस से क्वालिफाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 साल तो बहुत होते हैं, बुढ़ापा आ जाएगा 10 साल में तो तेरा। अभी से देख तेरी शक्ल कैसी हो गई है, 10 साल बाद तो दांत ही गिर जाएंगे तेरे, जो बच्चे कुछ हैं। चलो यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? क्या मैं मजाक नहीं कर रहा बेटा? क्या ठीक है? चलो इधर देखना। तो लॉ बोला देखना, इधर बेटा फोकस करना। अ पर्सन, मेरे एग्जांपल में पर्सन कौन लिया था? अ पर्सन मेरे एग्जांपल में था सीए गौरव, हु हैज बिन पाया गया दोषी। कन्विक्टेड का मतलब होता है पाया गया दोषी, मत लिखना पेपर में। डिक्लेयर्ड गिल्टी बाय कोर्ट, गिल्टी माने दोषी, डिक्लेयर्ड गिल्टी बाय कोर्ट, कोर्ट ने इसको दोषी करार दे दिया। तो अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ एन गुनाह। कौन सा गुनाह? गुनाह तो रेड लाइट तोड़ना भी होता है। कौन सा गुनाह? ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड। तो वो बोले जब तक 10 साल पूरे नहीं हो रहे तब तक के लिए डिस्क्वालिफाइड है। एंड अ पीरियड ऑफ 10 years हैज नॉट एक्सपायर्ड यानी इलैप्स्ड, और 10 साल अभी तक एक्सपायर्ड नहीं हुए, तो जब तक नहीं होंगे तब तक डिस्क्वालीफाई रहेगा। एंड अ पीरियड ऑफ 10 years हैज नॉट इलैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। सिंपल टर्म्स में अगर आपको याद रखना हो, ये टेक्निकल लैंग्वेज नहीं याद रखनी हो,
A person who has been convicted of fraud is disqualified from being appointed as company auditor for 10 years. ठीक है, तो साइड में लिख लेना अगर किसी को टेक्निकल नहीं याद रखना. A person who has been convicted of fraud, a person who has been convicted of fraud, a person who has been convicted of fraud will be disqualified for appointment as auditor of company, will be disqualified for appointment as auditor of company, will be disqualified for appointment as auditor of company for a period of 10 years. For a period of 10 years. For a period of 10 years. आ गया बच्चों, नहीं आ गया? कोई क्वेरी, कोई डाउट? चलो, बुक के अंदर एक सेक्शन पर आएंगे 144. बुक पे एक सेक्शन पे आएंगे 144. देखो आपको मिल रहा है क्या 144 सेक्शन? मिल जाए तो देखो निकाल लेना, नहीं मिले तो कोई बात नहीं. ठीक है, बुक में एक सेक्शन है 144. चाटा पड़ेगा एक, मैं निकाल रहा हूं ना चुपचाप. हाँ जी, बुक में एक सेक्शन है 144. निकाला आपने? निकाल लिया? बहुत इजी सा सेक्शन है, कुछ भी नहीं है. बहुत इजी सा सेक्शन है, कुछ भी नहीं है. देखने में हार्ड लग रहा होगा. अब बच्चे बोलते पता नहीं सर आपने अचानक से कौन सा गियर लगा लिया. अभी तो 141 पढ़ा रहे थे, उसमें भी डिस्क्वालिफिकेशन बता रहे थे. अब एक डिस्क्वालिफिकेशन बची हुई है, अचानक से 144 में आ गए. ये क्या है? मेरी मर्जी मेरी क्लास. समझ गए? तो दिमाग मत लगाओ, जो मैं करा रहा हूं कर लो चुपचाप. जिंदगी निकल गई पढ़ाते हुए. अभी जो रिलेट करूंगा मजा आ जाएगा कि हाँ हमने आज क्लास में कुछ सीखा. ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा. ठीक है बेटा, अब रूल क्या है? जैसे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मान लो कोई भी एक सीए है, कोई भी सीए, दिमाग नहीं लगाएंगे, चाहे इंडिविजुअल सीए है चाहे फर्म ऑफ सीए. सर अब एक बात लॉजिकली बताना, आप खुद लॉजिकली सोचना, क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाहे इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या कंपनी के लिए सिर्फ ऑडिटिंग का ही काम करते हैं क्या सीए? क्या सीए ऑडिटिंग के अलावा कोई और काम ही नहीं करते क्या? सर सिर्फ ऑडिट में तो कोई कमाई नहीं होती. ऑडिट में क्या कमाई है? 11,000 रुपए मिलते हैं, मैं तो करूँ ही ना, भाड़ में जाए आग लग जाए, मैं तो करूँ ही ना. ऑडिट में कोई कमाई है क्या? कमाई होती है टैक्स कंसल्टेंसी में. टैक्स कंसल्टेंसी में बोले टैक्स बचा दे 10 लाख का, 2 लाख लूंगा, बोल बचाता हूं. बोला हाँ ठीक है बचा, 2 लाख मिल गए, मजा आ गया. कमाई इसमें होती है, कमाई इसमें होती है. जैसे मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर हूं, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर हूं, तो आज मेरे पास लोग आते हैं हमारी जीएसटी बचवा दो, तो हम बताते हैं कैसे चुराएं. तो भैया मतलब मैं नहीं बताता, कुछ ऐसे सीए होते हैं वो बताते हैं. तो मैं कुछ नहीं करता तो उसको क्या देख रहा है? मैं सीधा आदमी हूं भाई, मैं बड़ा सीधा सलोना सीए हूं. ठीक है, सो विश्वास ही नहीं हो रहा है. चलो आओ कभी मेरे से टैक्स एडवाइस लेने, बताऊंगा मैं तुम्हें. ठीक है, पैसे लूंगा बस. तो कॉन्सेप्ट क्या है? क्या सीए सिर्फ ऑडिटिंग का काम करता है क्या? नहीं यार, हम बहुत सारे काम करते हैं. जैसे मैं अपनी बात बताता हूं, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का काम हम लोग करते हैं, टैक्स कंसल्टेंसी हम लोग करते हैं, रिटर्न फाइलिंग का काम हम लोग करते हैं, आरओसी वर्क हम लोग करते हैं. बहुत मतलब आप सोचो एनएथ नंबर ऑफ काम है जो सीए कंपनी के लिए करता है. तो जैसे एक सीए है, ये सीए कंपनी है, कंपनी का नाम बोलो कोई सुंदर सा बढ़िया, कोई बढ़िया नाम रखे बोलो. हाँ क्या रखे? राम राम राम. नहीं नहीं, सुंदर नाम बोला मैंने, दीपिका रख ले, दीपिका लिमिटेड. ठीक है, कितना बढ़िया नाम है, सोचो सुंदर नाम है. ठीक है, तो एक कंपनी है बेटा दीपिका लिमिटेड. अब मैं कहता हूं ये सीए, जो भी सीए है, नाम ले लो, एक बार अज्यूम कर लो, क्या नाम रखे? कोई बढ़िया नाम बताओ सीए का, सुंदर बढ़िया. कपिल रख ले, तो कपिल. एक सीए है कपिल. कपिल तो हनुमान जी का नाम है, इसमें हंसने का क्या? ठीक है, हाँ अब वो वाला पता नहीं मेरे को, ये कपिल मेरे को ये पता हनुमान जी का नाम है. ठीक है, तो एक सीए है, सीए कपिल. बेटा ये जो सीए कपिल है, ये ऑडिटर है दीपिका लिमिटेड का. किसका ऑडिटर है? दीपिका लिमिटेड का.
तब यहां पे लगा सेक्शन 144। सेक्शन 144 बोला अगर आप किसी कंपनी के ऑडिटर है, ऑडिटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑडिटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी के ऑडिटर है तो कुछ प्रोहिबिटेड सर्विसेज है। कुछ क्या है? प्रोहिबिटेड सर्विसेज है जो आपको नहीं रेंडर करनी है उस कंपनी को जिसके आप ऑडिटर है। सपोज सीए कपिल दीपिका लिमिटेड का ऑडिटर नहीं होता, टोटल प्रोहिबिटेड सर्विसेज है 8, टोटल प्रोहिबिटेड सर्विसेज कितनी है? 8। तो अगर सीए कपिल दीपिका लिमिटेड का ऑडिटर नहीं होता तो ये 8 प्रोहिबिटेड सर्विसेज सीए कपिल दीपिका को दे सकता था। रूल ये है कि आप जिस कंपनी के ऑडिटर हो उस कंपनी को ये 8 प्रोहिबिटेड सर्विस मत देना। हां, इसके अलावा कोई अदर सर्विस देनी है तो दो, जैसे टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोहिबिशन में नहीं है तो वो आप दे सकते हो, आरओसी वर्क प्रोहिबिशन में नहीं है वो आप कर सकते हो, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का काम कराना प्रोहिबिशन में नहीं है वो भी आप कर सकते हो। पर लॉ बोला कुछ 8 सर्विसेज क्या है? प्रोहिबिटेड है। तो जिस कंपनी के आप ऑडिटर हो उस कंपनी को आप ये 8 प्रोहिबिटेड सर्विसेज नहीं दोगे। अब सवाल ये उठा ये 8 प्रोहिबिटेड सर्विसेज कौन कौन सी है? तो बोले एक तो आप जिस कंपनी के ऑडिटर हो उसको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की सर्विसेज नहीं दोगे। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का मतलब होता है क्लाइंट के जर्नल बनाना, लेजर बनाना, कैश बुक, बैंक बुक बनाना। करते सी ये काम भी, सो इसमें बहुत मोटा पैसा होता है, इसमें बहुत मोटा पैसा होता है। मैक्सिमम सीएस क्या करते हैं? टाई अप कर लेते हैं। जैसे मान लो आर्या है, इसको अपनी अकाउंटिंग करानी है, तो मैंने इसको बोल दिया मैं फ्राइडे सैटरडे तेरे यहां पे विजिट करूंगा, पूरे हफ्ते में जितने ट्रांजेक्शन हो उनकी एंट्री वगैरह करके चला जाऊंगा और 50,000 रुपए लूंगा। ये अग्री हो गया। 50,000 रुपए महीने नहीं साल के मिलते हैं, बहुत होते हैं 50,000 साल के। मेरे को क्या लगता है ऐसा सीए इसकी हफ्ते भर की एंट्री करने में 2 घंटे में जाके कराता हूं फरवरी फ्राइडे और सैटरडे। तो ऐसे करके क्या होगा, 20-25 क्लाइंट जोड़ लिए अपने साथ जिनका आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हो। 50,000 भी एक जने से मिले तो बहुत है पैसे, एक काम से मिल गए इतने पैसे, तो समझ रहे हो। तो पॉइंट ये है कि वैसे सीए को अकाउंटिंग बुक कीपिंग करना मना नहीं है, पर बोले जिसके ऑडिटर हो उसकी अकाउंटिंग बुक कीपिंग नहीं करोगे। एक तो ये, दूसरा इंटरनल ऑडिट नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? आप पूछो, आ रहा पूछो इंटरनल ऑडिट क्या होती है। तो अगर ऑडिट पड़ेगा सेकंड ग्रुप में तो बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा। आप मेरे से नहीं पूछेंगे इंटरनल ऑडिट क्या होती है, सर को नहीं आती है, ठीक है, ये अज्यूम कर लो सर को नहीं आती, कल गूगल करके आएंगे, ठीक है। पर इंटरनल ऑडिट में आपको तभी पढ़ाऊंगा जब आप सेकंड ग्रुप में ऑडिट पढ़ेंगे। मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा व्हाट इज इंटरनल ऑडिट। सिर्फ अभी इतना लर्न करना है कि अगर आप किसी कंपनी के ऑडिटर है तो उसे इंटरनल ऑडिट की सर्विस नहीं देंगे। इंटरनल ऑडिट में भी ऑडिट आ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। दिस इज अ टाइप ऑफ सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस होती है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है सर। सीए लोग ये भी बहुत काम करते हैं। एक तो होता है क्लाइंट बोलता है कि यार मेरी पूरी अकाउंटिंग कर दे, वो तो हो गई अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस। एक क्लाइंट मुझे बोलता है तू मेरी अकाउंटिंग मत कर, तू तो मुझे मेरा अकाउंटिंग सिस्टम डिजाइन करके दे दे कि भाई अकाउंटिंग करनी कैसे है, जर्नल कैसे बनानी है, लेजर कैसे बनानी है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनानी है। बोले मेरा स्टाफ है, बोले तनु वेट्स मनु है, आर्या है, गौरव है और ये बोले राम है। तो बोले ये मेरे आर्टिकल है, तू मेरे पास आ जा, ये मेरा स्टाफ है, तू उनको ट्रेनिंग करके चल जा, तू मेरा पूरा अकाउंटिंग सिस्टम में डिजाइन करा दे, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है साहब, करोड़ रुपए लूंगा, कर दूंगा। तो भैया जिस कंपनी के आप ऑडिटर हो उसकी मदद आप उसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन करने में नहीं करोगे। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है अकाउंटिंग सिस्टम, कि अकाउंटिंग कैसे होगी, जर्नल कैसे बनेगी, लेजर कैसे बनेगी। जिस कंपनी के ऑडिटर हो उसकी डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस नहीं करोगे। अच्छा, जिसके ऑडिटर हो उसे एक्चुरियल सर्विस भी नहीं दोगे। एक्चुरियल सर्विस होती है वैल्यूएशन सर्विस। सर जैसे क्लाइंट की बिल्डिंग है, क्लाइंट ने बोला कि मेरी बिल्डिंग की वैल्यू निकाल के बता दे कितनी है, तो मैंने पूरी वैल्यूएशन वगैरह करके बोल दिया 20 करोड़ है, तो ऐसा बोलेंगे मैंने क्लाइंट को क्या दी है, एक्चुरियल सर्विस, वो देना नहीं अलाउड। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, सर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में हम क्लाइंट को एडवाइस देते हैं कि उसके पास जो सरप्लस फंड पड़ा है वो कहां इन्वेस्ट करे। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, एडवाइजरी और बैंकिंग में फर्क है। एडवाइजरी में हम क्लाइंट को सिर्फ एडवाइस देते हैं कि उसको पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, अब अगले की जहां मर्जी इन्वेस्ट करे, आग लगा दे मेरी वजह से, मेरा काम सिर्फ एडवाइस देने का। बैंकिंग में हम खुद उसका पैसा इन्वेस्ट करते। तेरे पास 20 करोड़ रुपए पड़े, ला देते, ले लिए,
अब मैं इसको उस पैसे पे रिटर्न कमा के दूंगा और बीच में हमेशा कमीशन खा लूंगा। अब ये मेरे से नहीं पूछे कि कहां इन्वेस्ट किया तूने, तू मेरे से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ले रही है, करोड़ रुपए दे दे, मैंने ले लिए, करोड़ रुपए अलग अलग जगह इन्वेस्ट किए, 25 लाख रुपए कमा लिए, ले पकड़ तेरे करोड़ रुपए, करोड़ तो दे दिए वापस, अब कमाए कितने, 25 लाख, मेरी कमीशन लूंगा देख 10 लाख, तेरे को तो पड़े पड़े कमाई मिल गई, 10 लाख काट लिए, ले पकड़ और 15 लाख। ये होती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। एडवाइजरी और बैंकिंग में क्या फर्क है? एडवाइजरी में हम एडवाइस देते हैं क्लाइंट को कि यहां इन्वेस्ट कर ले, करेगा नहीं करेगा, चूल्हे में गिरेगा, मुझे नहीं लेना देना। बैंकिंग में मैं क्लाइंट से उसका पैसा ले लेता हूं, उसके बिहाफ पे खुद जाके इन्वेस्टमेंट करता हूं, जो अर्निंग आती है उसमें उसका कमीशन काट के बचा हुआ पैसा उसको वापस करता हूं। बहुत ही रिस्पेक्टेड काम है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस का, और जो सीए आज के टाइम पे काम अच्छे से करा, ही इज अर्निंग करोड़। बट ये सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ वेरी रिस्की थिंग। अगर क्लाइंट का कल को पैसा डूब गया करोड़ का, तो किसी के 5 लाख रुपए देते लगेगी आपको सुपारी दे के, अगले दिन गोली लगी पड़ेगी, मरे पिड़ाऊंगे। तो मतलब इट्स वेरी रिस्की। क्या है, किसी क्लाइंट के करोड़ रुपए ले लिए, डूब गए, तो अगले दिन क्या करेगा, गुंडे को 5 लाख रुपए देके आपकी सुपारी देगा, तो आपको गोली मारेगा, किस्सा खत्म। इट्स वेरी रिस्की बट वेरी हाईली रेम्यूनरेटिव। ठीक है, तो बहुत सीएस करते हैं, हमारे बस की तो नहीं है। ठीक है, जान प्यारी हमको। ठीक है, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज। सर, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज में जो काम क्लाइंट खुद नहीं कर पा रहा, वो काम हम क्लाइंट के लिए करके देते हैं। आउटसोर्सिंग क्या होती है, सुना है आपने कभी, कि अपना काम खुद नहीं करके किसी और से करवाना। जैसे मैं बताता हूं, एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, अभी हर मंथ एंड में उन सारे एम्प्लॉइज को सैलरी पे करनी पड़ती है। पहले तो उनकी सैलरी कैलकुलेट करेंगे कि भाई महीने में 30 दिन है, 4 दिन से छुट्टी ली है, 26 दिन आया है, उसके हिसाब से उसको सैलरी पे होनी है। अब एक कंपनी में मान लो 2,500 वर्कर है, नहीं होते क्या 2,500? इन्फोसिस में 1 लाख वर्कर है। अब सोचो 1 लाख वर्कर्स की सैलरी मंथ एंड पे कैलकुलेट करना और पे करना कितना टाइम कंज्यूमिंग है। तो कंपनी ने वो काम मुझे दे दिया कि अभिषेक लोहिया आप सीए हो, आप हमारी पेरोल अकाउंटिंग संभाल लो। क्या बोलते हैं इसको? पेरोल, PAYROLL। बोले हमारा पेरोल आप समझ लो, महीने के एंड में आप आ जाना, हम आपको पैसा दे देंगे, अब आप हर एक स्टाफ की सैलरी कैलकुलेट करके उसको पे कर देना। तो क्लाइंट ने मुझसे सैलरी को आउटसोर्स करा लिया कि उसकी सैलरी का पेमेंट मुझे करना है। तो ये एक एग्जांपल है आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस का, और भी हो सकती है। पॉइंट ये है कि अगर क्लाइंट अपना कोई काम खुद नहीं करके एक आउटसाइड एजेंसी लाइक सीए को दे दे, तो बोलेंगे कि सीए ने क्लाइंट को आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज दी है। और ये तो बड़ा इजी सा है, मैनेजमेंट सर्विसेज। मैनेजमेंट सर्विस में क्लाइंट को एडवाइस देते हैं कि वो अपने बिजनेस का मैनेजमेंट कैसे बेटर बना सकता है। तो लॉ बोला आप जिस कंपनी के ऑडिटर हो, उस कंपनी को ये 8 सर्विसेज देना आपके लिए क्या हो गया? प्रोहिबिटेड हो गया। क्या क्या? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज नहीं दोगे, 1 पॉइंट। इंटरनल ऑडिट की सर्विस नहीं दोगे, 2रा पॉइंट। डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं करोगे, 3रा पॉइंट। एक्चुरियल सर्विसेज नहीं दोगे, 4था पॉइंट। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस नहीं दोगे, 5वां पॉइंट। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज नहीं दोगे, 6ठा पॉइंट। रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं करोगे, 7वां पॉइंट। मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं दोगे, 8वां पॉइंट। जिस कंपनी के ऑडिटर है उसको। बोलिए आया? बोलिए आया? लेकिन अब यहां पर आके कहानी हो जाती है और कॉम्प्लिकेटेड। बोला जिस कंपनी के आप ऑडिटर हो उसको ये 8 प्रोहिबिटेड सर्विस नहीं दोगे, वो तो ठीक है, पर एट द सेम टाइम उस कंपनी की अगर कोई सब्सिडियरी कंपनी भी है तो उसे भी ये 8 प्रोहिबिटेड सर्विसेज नहीं दोगे। और उस कंपनी की अगर कोई होल्डिंग कंपनी भी है तो उसको भी वो प्रोहिबिटेड सर्विसेज नहीं दोगे। मतलब रूल ये हो गया, मैं जिस कंपनी का ऑडिटर हूं उसे, उसकी होल्डिंग कंपनी को और उसकी सब्सिडी कंपनी को 8 प्रोहिबिटेड सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकता। बोलो आया? अच्छा, क्या प्रोहिबिटेड के अलावा कोई अदर सर्विस दे सकता हूं? चलो जो प्रोहिबिट हो गई वो तो ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, चलो जो प्रोहिबिटेड हो गई वो तो ठीक है, क्या प्रोहिबिटेड के अलावा कोई और दे सकता हूं क्या? तो लॉ बोला सीए कंपनी को प्रोहिबिटेड के अलावा अदर सर्विसेज दे सकता है, वो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अदर सर्विसेज देने के लिए अगर कंपनी को ऑडिट कमिटी बनानी है तो ऑडिट कमिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी,
और अगर ऑडिट कमेटी नहीं बनानी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो पॉइंट ये हो गया, मैं जिन कंपनी का ऑडिटर हूं उनमें 8 सर्विसेज तो हो गई प्रोहिबिटेड। वो सर्विस ना कंपनी को देनी है, ना कंपनी की होल्डिंग को देनी है, ना कंपनी की सब्सिडरी को देनी है। उन 8 सर्विसेज के अलावा अदर सर्विसेज अलाउड है। अगर ऑडिट कमेटी बनानी है तो ऑडिट कमेटी के अप्रूवल से, ऑडिट कमेटी नहीं बनानी है तो बोर्ड के अप्रूवल से। कोई दिक्कत? बोलो बेटा, आया समझ में? अब डिस्क्वालिफिकेशन ये है, अब देखो वाइसा वर्सा पॉइंट है। ये पॉइंट है कि जिन कंपनी के ऑडिटर है उनको ये 8 सर्विस नहीं दोगे, और डिस्क्वालिफिकेशन ये है कि जिनको ये 8 सर्विस दे रहे हो उसके ऑडिटर नहीं बनोगे। तब डिस्क्वालिफिकेशन है, अगर मैं कंपनी को या कंपनी की होल्डिंग को या कंपनी की सब्सिडरी को ये 8 में से कोई भी सर्विस रेंडर कर रहा हूं तो ऐसी कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए हो जाऊंगा डिस्क्वालिफाई। मतलब 144 तो बोल रहा है अगर ऑडिटर हो तो ये 8 सर्विस दो मत, और 141 बोल रहा है अगर ये 8 सर्विस दे रहे हो तो ऑडिटर मत बनो। बोलो आया? नहीं आया? पहले 144 पढ़ लो, फिर डिस्क्वालिफिकेशन पे आएंगे। कहां गया ये? अब देखो शुरुआत से पढ़ेंगे, और जितना मैं हाईलाइट करूं बस उतना पढ़ना है, उसके आगे माथा नहीं लगाना। देखो क्या लिखा है, सर्विसेज टू बी अप्रूव्ड। ये है प्रोहिबिटेड के अलावा सर्विस। प्रोहिबिटेड के अलावा दे सकते हो, ऑडिट कमेटी बनानी है तो उसकी परमिशन से, नहीं बनानी है तो बोर्ड की परमिशन। देन ऑडिटर शैल प्रोवाइड टू द कंपनी ओनली सच अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज का एग्जांपल, टैक्स कंसल्टेंसी का काम कर सकते हो, रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो, आरओसी वर्क कर सकते हो, और बहुत सारे काम होते हैं। अब बोल रहा है एन ऑडिटर शैल प्रोवाइड टू द कंपनी ओनली सच सर्विसेज एज आर अप्रूव्ड बाय। कौन अप्रूव करेगा? या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी, एज द केस में भी। एज द केस में भी मतलब ऑडिट कमेटी है तो वो अप्रूव करेगी, वो नहीं है तो बोर्ड अप्रूव करेगा। बोलिए आया? अच्छा, यहां तक सबने कर लिया, आगे बढ़ो। अब प्रोहिबिटेड सर्विसेज क्या है? एन ऑडिटर शैल नॉट प्रोवाइड, नहीं प्रोवाइड करेगा, एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, वेदर सच सर्विसेज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किसको नहीं करेगा? किसको नहीं करेगा? कंपनी को भी नहीं करेगा, उसकी होल्डिंग कंपनी को भी नहीं करेगा, और उसके सब्सिडी कंपनी को भी नहीं करेगा। कौन सी 8 सर्विसेज? कौन सी 8 सर्विसेज? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, इंटरनल ऑडिट, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्चुरियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस, मैनेजमेंट सर्विस। बच्चे बोलते हैं सर आपने आई पॉइंट नहीं पढ़ाया। आई पॉइंट में लिखा हुआ है कि सरकार चाहेगी तो कोई अदर सर्विस भी प्रिस्क्राइब करेगी। अभी तक ऐसी कोई सर्विस प्रिस्क्राइब नहीं हुई है, तो आई पॉइंट का कोई रेलिवेंस नहीं। क्लियर है? तो अननेसेसरी एक्स्ट्रा क्यों लर्न करें? जो चीज नहीं रेलिवेंट नहीं करनी होती है। डन है? इसके नीचे का भूल जाओ, नहीं करना होगा। यहां तक क्लियर है बेटा? अब आओ डिस्क्वालिफिकेशन पे लौट के, अब आओ डिस्क्वालिफिकेशन पे लौट के। हाँ जी, आगे डिस्क्वालिफिकेशन पे। अब सर 144 तो बोल रहा है कि ऑडिटर हो तो 8 सर्विस देना मत, और ये आई पॉइंट बोल रहा है कि अगर 8 सर्विस दे रहे हो या तो कंपनी को या होल्डिंग को या सब्सिडी को, तो ऑडिटर मत बनना। तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है? कौन डिस्क्वालिफाइड है? आ कपिल हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर्स एनी सर्विस। कौन सी वाली सर्विस? रेफर टू इन सेक्शन 144। किसको दे रहा है? टू द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनी। आया नहीं आया डिस्क्वालिफिकेशन समझ में? अब बताइए 144 पढ़े बिना डिस्क्वालिफिकेशन आ सकता था समझ में? नहीं। तो अगर 144 वाली सर्विस दे रहा हूं तो ऑडिटर नहीं बनूंगा, ये तो ये बोल रहा है। और 144 बोल रहा है कि अगर ऑडिटर हो तो ये सर्विस देनी नहीं। कितनी सर्विस? 8। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस, इंटरनल ऑडिट सर्विस, डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्चुरियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइस सर्विस, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस और मैनेजमेंट सर्विस।
क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, आज इतने ही रखते हैं। 141 खत्म, साथ में 144 खत्म। कल आऊंगा 142 पढ़ाऊंगा। पहले 141 में एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ ये वाला, पहले तो ये पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाने के बाद 142 पढ़ाऊंगा। 1 मिनट का सेक्शन है, फूक मार दूंगा 142 को। फिर आएंगे 143 पे, लंबा चौड़ा सेक्शन है, समय लगेगा। क्लियर है? बोलिए यस और नो। हाँ बेटा मैं ले आऊंगा। एक बार मेरे को ना ग्रुप में मैसेज कर देना, है ना? कितनी शीट्स लानी है मुझे को ये बता दो, मेरे पास बहुत सारी पड़ी है एक्स्ट्रा में। 1 2 3 शीट्स लानी है मेरे को, 5 ले आऊंगा, पड़ी रहेंगी। एक सेकंड बेटा, हाँ बोलो, आप बोलो पहले। सर लिखा होता तो पढ़ा ही देता ना, मतलब ऐसे थोड़ी मैं आधा अधूरा लॉ पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब वो तो निर्मला आंटी को फोन मिलाना पड़ेगा। बाकी रीजन है सर ये सारी सर्विसेज इंश्योर करती हैं नहीं देना इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिट। आज आप एक चीज समझो, आज आप अगर किसी कंपनी के ऑडिटर हो और उसी की अकाउंटिंग भी आप कर रहे हो, तो वही वाली बात होगी, चोर बना कोतवाल। सोचो अकाउंटिंग मैं ही कर रहा हूं और जो अकाउंटिंग कर रहा है फिर वही जाके क्या कर रहा है, ऑडिट कर रहा है। तो अपने काम की गलती कोई बताता है क्या? सोचो आपने टेस्ट दिया और आपका टेस्ट पेपर आप ही को बोलता है ले बेटा चेक कर, तो कितने नंबर आएंगे? 100। हाँ फिर तो बेटा कॉपी इनवैलिड हो जाएगी ना। अपन सीए समझदार है, 100 में से 99 ही देंगे, 100 भी नहीं देंगे। 99 भी आ जाए तो क्या बुराई है? समझ रहे हो? तो इंडिपेंडेंस नहीं हो पाती, और इन सभी सर्विसेज के केस में ये वाला इश्यू, इसीलिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया। बट जब हम लॉ पढ़ते हैं तो जब तक कोई बहुत स्ट्रांग रीजन नहीं है उसके रीजंस में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब लॉ बनाने बैठते हैं तो हजारों लॉ मेकर्स मिलकर लॉ बनाते हैं। अब किसके माइंड में उस टाइम पे क्या चल रहा होगा, आपके लिए और मेरे लिए, किसी के लिए भी प्रैक्टिकल लाइफ में सोचना या समझना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो लॉ में क्यों नहीं होता, क्या होता है कि क्या है ये बता दो, क्यों है भगवान वाले के। ठीक है, रेड लाइट पर रुकना है ये पता होना चाहिए, क्यों रुकना है माथा नहीं लगाना। अब मान लो रेड लाइट पे क्यों रुकते हैं, सोचो लॉजिक्स क्यों नहीं सोचते। मैं बहुत बार बच्चों को बताता हूं, आज रेड लाइट पे रोकने का क्या मतलब है, ट्रैफिक मैनेज करना। अब मैं कह रहा हूं रोड बिल्कुल खाली पड़ी है, तब रेड लाइट पे रुकने का पीछे का जो लॉजिक है वो तो फेल हो गया। तो कायदे से तो रेड लाइट तोड़ के निकल जाओ, पर तोड़ के निकल गए तो पुलिस वाला तो भी पकड़ेगा और फाइन तो भी लगाएगा। तो लॉ में इसलिए कभी भी क्यों नहीं होता, सिर्फ क्या होता है। लॉ क्या है ये बता दो, क्यों है छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।